गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर के साथ। चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक टॉपिक है मेंस रिया, जिसको रिपीट करेंगे। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। अगर तुम्हारा दिमाग गंदा है, गंदे दिमाग से कोई काम किया है, यानी कि सामने वाले को हार्म पहुंचाने के लिए कोई काम किया है, तो माना जाएगा आपने गलत काम किया है। आपकी इंटेंशन भली थी, आप सामने वाले का भला करना चाहते हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करना चाहते थे, फिर अनजाने में आपसे गलती हो गई, तो वो गलती नहीं मानी जाएगी। उसके लिए आपको एक्सक्यूज़ मिल सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि मिलेगा ही, मिल सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, कैसी गलती की है। तो वहाँ पर आपका मेंस रिया चेक होगा, यानी कि अगर आपने कोई काम किया है तो एक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? एक्ट प्लस मेंस रिया। एसेंशियल कंडीशन थी ना कि आपने कोई गलत काम किया हो, तो गलत काम कब साबित होगा? जब आपने गलत इंटेंशन से काम किया हो, तो आपका मेंस रिया वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इसके लिए एक मैगजीन है जो आप लर्न कर सकते हो, एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मीन सेट्रिया। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे? एक्टस नॉन फेसिट ट्रियम निसी मीन सेट्रिया, यानी कि ऐसा एक्ट जिसमें क्या प्रेजेंट ना हो, गिल्टी प्रेजेंट ना हो, वो कोई गिल्टी एक्ट नहीं है। अगर आपको गिल्टी एक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? आपकी नीयत खराब होनी चाहिए, आपका इंटेंशन खराब होना ही चाहिए। बट इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि मेंस रिया की भी कुछ एक्सेप्शन है। ये बोलता है कि अगर आपने कोई काम ऐसा किया है जिसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है, तो वहाँ पर मेंस रिया हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा काम है जो आपने गलत इंटेंशन से तो नहीं किया, लेकिन आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, मतलब आप चाहते तो उसको रोक सकते थे, लेकिन आपसे रोका ही नहीं गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, आप अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको लायबल डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल्स पढ़ रहे थे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ क्या होती है हमारी। चलो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है देखते हैं। अब बोलता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर, इन सम टोर्ट्स द डिफेंडेंट इज लायबल इवन टू द हार्म टू द प्लेंटिफ ओकर्ड विदाउट इंटेंशन और नेग्लिजेंस ऑन द अदर पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। भले ही कांड करने वाले की, यानी कि काम करने वाले की गलती ना हो, उसका इंटेंशन साफ सुथरा हो, फिर भी अगर प्लेंटिफ को लॉस हो गया तो यहाँ पर उसे पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, कोई ताकत उसे नहीं बचा सकती। सो द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट डिफॉल्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए वेयर द डिफेंडेंट इज हेल्ड लायबल विदाउट डिफॉल्ट, तो आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या बोलता है? यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर क्या है? आपकी नेग्लिजेंस से काम हुआ है। दूसरा फैक्टर क्या है? पढ़ते हैं। फर्स्ट देखो, लायबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट मतलब कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जिसे आप चाहते तो रोक सकते थे, आपकी गलती की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। इस चीज़ के लिए ना 3 चीज़ें मेन है। सबसे पहला क्या है? यूज़ ऑफ इननेचुरल या फिर अननेचुरल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। यूज़ ऑफ अननेचुरल यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। आपने अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे किया है? अननेचुरल तरीके से किया है। जो भी कोई हजार्डियस सब्सटेंस अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर लेकर आए हो, तो हजार्डियस सब्सटेंस में कुछ भी हो सकता है। आप बोलते हो मैं तो पेट्रोलियम का बिजनेस करूँगी, क्या पेट्रोल हार्मफुल है? हजार्डियस सब्सटेंस में आता है। आप बोलते हो मैं तो गैसेस का बिजनेस करूँगी, क्या गैस हार्मफुल है? अगर गैस लीक हो गई तो आसपास के लोगों को हार्म पहुँचा सकता है, बिल्कुल पहुँचा सकता है। तो अगर आपने कोई अननेचुरल कॉज ऑफ यूज़ प्रॉपर्टी किया, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था टाइगर ले लो, तो आपने अपनी प्रॉपर्टी पर एक ऐसा प्राणी रखा है जो अलाउड नहीं था आपको रखने के लिए, फिर भी आपने रखा, तो उसका पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आपने अपनी प्रॉपर्टी का इस तरह से यूज़ किया जिसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए था। आप अपनी प्रॉपर्टी में बोलते मैं तो यहाँ गैस बनाऊँगी, कमर्शियल एरिया में गैस बनाऊँगी, बनानी चाहिए थी? नहीं बनानी चाहिए थी। ऐसे जो हजार्डियस बिजनेस होते हैं ये आपको करनी चाहिए दूर दराज के एरिया में, जहाँ पर नुकसान होने के चांसेस कम हो। मैं नहीं कह रही, लेकिन आप पेट्स रखते हो, लेकिन अगर उस पेट्स की वजह से किसी को लॉस होता है तो उसके लिए आप लायबल हो। आपको पता है सामने वाले का जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। हाँ, डॉगी वगैरह कोई काट जाता तो होता है, और अगर उसकी कोई डेथ हो गई तो उसके लिए भी रीज़न होगा। आप अपने पेट को संभाल नहीं पाए, आपके ऊपर केस फाइल हो सकती है। सजा क्या होगी वो डिपेंड करेगा जज के ऊपर और आपके केस के ऊपर। कि हर मैटर में कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले की जान ले लो और आपको कोई सज़ा नहीं होगी, सेल्फ डिफेंस। ज़रूरी नहीं है कि काम क्या हुआ है, ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में काम हुआ है। हमेशा एक्ट लायबल नहीं होता, किसी सेम पनिशमेंट के लिए अलग अलग बंदों को अलग अलग पनिशमेंट मिल सकती है। सेम एक्ट के लिए मर्डर हुआ है,
या फिर किसी की जान गई है, अब जान किसी ने जानबूझ के ली है, सीरियल किलर ने ली है, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी रहमत मतलब उसके दया नहीं आती है जज के मन में, वो तो उसको कठोर से कठोर सज़ा देता है। अगर कोई सीरियल किलर हो, किसी से एक्सीडेंटली चली गई तो उसको सज़ा तो होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, मतलब वो जान लेने वाली सज़ा नहीं होती क्योंकि सामने वाले से नेग्लिजेंस में हुआ था। बट जानबूझ के सोचे समझे साजिश हो फिर तो सज़ा बनती है, और बिना सोचे समझी हो तो क्या पता माफ़ भी कर दिया जाए, डिपेंड्स कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। और अगर मैं जैसे वो कुत्ते को मार कर गई हमारे के सामने ना तो कुत्ता काट ले तो फिर क्या होगा उसको? देखो जनरली इन पे ना कोई केस करता ही नहीं है, किसी कुत्ते ने काट लिया जनरली खुद ही नहीं चाहता कोई केस करने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है इस केसेस के अंदर जो जिसका डॉग होता है फिर जिसका पेट होता है वही उसको सारा का सारा डैमेजेस देता है, क्योंकि क्या हुआ आपके डॉग की वजह से सामने वाले को तो हुआ ही है ना कुछ लॉस। सो आगे क्या बोलता है, सच लाइबिलिटी अराइजेज इन केस, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, वेयर द डैमेज इज डन बाय द एस्केप ऑफ डेंजरस सब्सटेंस ब्रोट और बाय केप्ट एनीवन अपॉन हिज लैंड। आपने अपनी लैंड पर कोई भी डेंजरस सब्सटेंस रखा या फिर आपने कुछ ऐसा यूज़ किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और वो सब्सटेंस एस्केप हो गया। यानी कि दो कंडीशन है, पहले तो आप अपनी लैंड पर कोई ऐसा सामान लेकर आए, दूसरा आपके लैंड से वो सामान बाहर निकल गया, एस्केप हो गया, और उस एस्केप की वजह से किसी दूसरे को इंजरी हो गई, डैमेज हो गया, तो वहाँ पर आप लायबल हो उस लॉस के लिए। तो सच केसेस आर वेयर अ मैन इज मेड बाय लॉ एंड इंश्योरर ऑफ अदर अगेंस्ट द रिजल्ट ऑफ हिज एक्टिविटी। इसका बहुत फेमस केस हुआ था एक भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल गैस केस में क्या हुआ था, वहाँ पर भी एक ना आपकी गैसेस की फैक्ट्री थी जहाँ से गैस लीक हुई थी और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। उस टाइम इसके मालिक को लाइबल ठहराया गया था विदाउट एनी रीज़न। इससे गलती हुई नहीं हुई कुछ सुना ही नहीं दिया, मतलब कुछ सुना ही नहीं। हमने कहते हैं कि मैंने सारे मेजर्स उठाए थे, कहते तो क्या हुआ, गैस तो तुम्हारे यहाँ से लीक हुई थी ना, तो तुम ही लाइबल हो उस एक्ट के लिए। तो यहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, कोई एक्सक्यूज़ आपसे नहीं सुना जाता, भले ही आपकी गलती हो या ना हो। जैसे कि नीचे एक केस है रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, ये कुछ इसी तरह का केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के अंदर इनमें से एक जो ओनर है घर का, उन्होंने क्या बोला था कि मेरे घर के अंदर ना एक अंडर वाटर रिजर्वायर बना दे। अब आप अपने लैंड पे पानी की टंकी रख सकते हो, छोटा मोटा पानी का रिजर्वायर बना सकते हो, से 3000 लीटर 5000 लीटर। अब 30,000 लीटर पानी एक कमर्शियल बिल्डिंग में बनाओगे, क्या लॉजिक बनता है उसका अपने घर के अंदर, या 35,000 40,000 लीटर पानी अपने घर के अंदर रखोगे, कोई लॉजिक बनता है उसका? क्या वो नेचुरल यूज़ है? क्या एक बंदा एक दिन में 30,000 लीटर पानी ले लेगा? नहीं लेगा, नेचुरल यूज़ तो नहीं है। अब यहाँ पर इस बंदे ने बोला मैं तो बनवाऊँगा, अपने पूरे घर के नीचे अंडरग्राउंड पानी बनवा लिया, इसने रिजर्वायर बना लिया, डैम बनवा लिया। तो यहाँ पर ये लाइबिलिटी लेने को तैयार है कि मेरे इस पानी रिजर्वेशन की वजह से अगर किसी को कोई लॉस होता है ड्यू टू दिस वाटर तो मैं फुलफिल करूँगा उसको। ठीक है जी। अब जो इसके कॉन्ट्रैक्टर आए उन्होंने खड्डे खोदने स्टार्ट किए, रिजर्वायर बनाना स्टार्ट किया। अब रिजर्वायर बनाते बनाते इनके कॉन्ट्रैक्टर से गलती क्या हो गई, कई जगह ना खड्डे रह गए थे और उस खड्डे पे कई बार कोई मिट्टी गिर गई थी या वो खड्डा दब गया था, दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने सीधा उसमें पानी डाल दिया। जैसे ही पानी डाला वो जो खड्डे बंद होने रह गए थे वहाँ से पानी ओवरफ्लो हो गया। वो ओवरफ्लो होते हुए पूरा का पूरा इनका रिजर्वायर टूट गया। जैसे ही रिजर्वायर टूटा सारा का सारा पानी पड़ोस के घर में चला गया। अब पड़ोस के घर में चला गया, उनके सारे सोफे पानी फ्रिज सब बह गया, सब नुकसान हो गया उनका। ठीक है जी। तो क्या यहाँ पर जो नुकसान हुआ वो रिलायंस की वजह से हुआ, मतलब उस बंदे की वजह से हुआ जिसने वो अंडर वाटर रिजर्वायर बनाया था? वो क्यों बनवा रहा था? अननेचुरल यूज़ है ना। अगर वो इतना पानी बनवाता ही नहीं तो 3000 लीटर पानी कितना लॉस कर देता? थोड़ा बहुत कर देता। ये 30,000 लीटर पानी जो था उसी ने लॉस किया है, तो उसकी वजह से जो लॉस हुआ उसका पूरा का पूरा भुगतान किसको करना पड़ेगा? रिलायंस को करना पड़ेगा, किसी और की कोई गलती यहाँ पर नहीं है। तो इस केस के बाद ये जो लॉज है हमारे आ गए थे, उसमें बोला कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का मिसयूज़ करोगे या फिर अननेचुरल यूज़ करोगे तो आप ही जिम्मेदार होगे। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक। आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी जिसको आप रोक सकते थे तो भी आप ही लाइबल हो। सच केसेस आर वेयर अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनदर। आप सामने वाले को नीचा दिखाए जा रहे हो, भाई रुक जा, कितना बोलेगा? अपनी ज़बान पे कंट्रोल तो तुम कर सकते थे ना, ये थोड़ी ना बोलोगे यार सॉरी बुरा लग गया, मेरी इंटेंशन नहीं थी। अक्सर हम ऐसा करते हैं, गुस्से में सामने वाले को कुछ भी बोल जाते हो, फिर बाद में बोलते हैं मेरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को रोक सकते थे। आपका नेग्लिजेंस है या फिर आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, या आप बिना बात के सामने वाली प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा कर जा रहे हो, तो ये क्या है? गलत है।
जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप में से कौन गाड़ी लेकर आ रहा मनीषा। था? मनीषा की नई नई गाड़ी है, गाड़ी लेकर आ रही थी और सामने वाले को ठोक के चली गई। ये रोक सकती थी ना गाड़ी को, ब्रेक लगा सकती थी, नहीं लगाया, अगले का मन नहीं किया, कहती ना मेरी स्पीड खराब हो जाएगी, तो फिर पनिशमेंट भी कौन लेगा? मनीषा। चलो जी, नेक्स्ट क्या है? विकारियस लायबिलिटी फॉर द रोंग्स कमिटेड बाय अदर। विकारियस लायबिलिटी होता है ऐसी लायबिलिटी जो दूसरों के काम के लिए ली जाए। मान लीजिए मैंने आपको अपना एजेंट बना लिया और मैं बोलती ये काम कर दो, अब आपने तो मेरे कहने पे काम कर दिया, अगर उस काम की वजह से कुछ लॉस हुआ तो कौन लायबल? आप। मैं लायबल, क्योंकि आप तो सिर्फ एजेंट हो। तो आपने जो भी काम किया उस काम के लिए कौन लायबल होगा? मैं लायबल होंगी। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केस इज इम्प्यूटेड बाय द लॉ ऑन ग्राउंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल एक्सपीडियंसी। द केस इन्वॉल्व लाइबिलिटी ऑफ मास्टर ऑफ द एक्ट फॉर हिज सर्वेंट। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकती यार मैंने तो उसको ऐसे काम करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो अलग तरीके से काम करने के लिए कहा था। अगेन इसके अंदर तुम वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस लगा सकते हो। यहाँ पर जो वो खड्डा खोद रहे थे वो किसके कहने पे खोद रहे थे? ऑनर्स के कहने पे। उनको ध्यान देना चाहिए था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो जो भी गलती हुई उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? रिलायंस, ठीक है, ऑनर को भुगतना पड़ेगा। तो यानी कि जब कोई दूसरा काम करता है आपके बिहाफ पे तो उसकी गलती के लिए भी कौन लायबल है? ऑनर ही लायबल है, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो इस एग्जाम्पल के जो पूरा केस आया था, केस के बाद वाली लाइनें देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस which the defendant has occupation or over which he has control to a place which is outside his occupation or control or something likely to do mischief if it escape। आगे क्या बोलते हैं? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड का क्या है? द डिफेंडेंट इज लाइबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड इफ आइदर ऑफ दिस कंडीशन इज एब्सेंट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विल नॉट अप्लाई। अब दोनों को इकट्ठा करो। पहला पॉइंट क्या बोलता है? लास्ट सेकंड पॉइंट, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। आप अपने लैंड का यूज कैसे कर रहे हो? नॉन नेचुरल तरीके से, यानी कि जो भी आपने चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट की है वो नेचुरली नहीं है, इननेचुरल है। तो उसके बाद वो जो अननेचुरल चीज़ थी वो क्या हो गई? एस्केप हो गई। एस्केप फ्रॉम अ प्लेस। कौन से प्लेस से एस्केप हो गई? जिसका कंट्रोल था आपके ऊपर, मतलब जिस पे आपका कंट्रोल था उस प्लेस से आपकी वो नॉन नेचुरल चीज़ गायब हो गई। आप अपने घर पर लेकर आए, आपके घर से वो निकल के बाहर चली गई। आपके घर पे तो आपका कंट्रोल था ना, आप रोक सकते थे, या फिर आपने अपने किसी गोडाउन में या किसी एनी अदर प्लेस पर रखी जहाँ पर आपका कंट्रोल था। तो आपके कंट्रोल वाले एरिया से वो चीज़ अगर निकल जाती है और सामने वाले का नुकसान कर दी है तो पूरे केस में आप लायबल हो। आप पहले लेकर क्यों आए? लेकर आए तो आपने संभाल कर क्यों नहीं रखा? और अगर संभाल कर रखा था तो बाहर कैसे निकली? और अगर निकली और किसी ने नुकसान किया तो आप 100% लायबल हो गए। कोई भी छुटकारा आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब इसका ना कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे? कहते ये तो चलो तुमने बोल दिया कि 30,000 लीटर पानी रखा है, तब 3,000 रखा होता तब नुकसान हो जाता तो। या फिर मैं फायर हाउस हूँ, फायर ब्रिगेड हूँ, मेरे पास तो होना चाहिए ना पानी, और मेरे यहाँ से पानी निकल गया और किसी का नुकसान हो गया तो नहीं होगा। यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी देनी चाहिए, वरना तो सारे बर्बाद ही हो जाएंगे। तो इन्होंने एक्सेप्शंस दी। कहते हैं कि अगर आपने अपनी लैंड का नेचुरल यूज़ किया है और उसके बाद किसी का डैमेज हुआ और आपने सारे प्रिकॉशंस ले रखे थे तो आप लायबल नहीं रहोगे। जैसे कि इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर, वाटर कलेक्टेड इन द रिजर्वायर इन लार्ज क्वांटिटी वॉज हेल्ड टू बी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। कहते हैं कि इतना लार्ज क्वांटिटी में पानी आपका नेचुरल यूज नहीं हो सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर ये एक बिजनेस होता जहाँ पर इतना लार्ज क्वांटिटी में पानी चाहिए तो क्या वहाँ पर भी ये केस होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो नेचुरल यूज़ है ना, कमर्शियल एरिया का नेचुरल यूज़ है उस लैंड का, तो वहाँ पर आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होता। नॉर्मली आपके घर पे शॉर्ट सर्किट हो गया, आपकी कोई गलती थी? नहीं थी। तो वहाँ से अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो आपकी गलती नहीं थी, आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। यानी कि अगर आप अपनी लैंड को नेचुरली यूज़ करते रहो, जिस चीज़ के लिए लैंड बनी है, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रही हो, तो आपके ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ करोगे, यानी कि नेचुरल यूज़ नहीं करोगे अपनी लैंड का, तभी आपके ऊपर केस फाइल होगा, ठीक है जी। सेकेंड क्या बोलता है? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। वो रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस में ना दोनों पार्टी ने समझौता कर लिया आपस में, कहते हैं हाँ यार रिजर्वायर बना ले, मज़ा ही आ जाएगा, दोनों जने भाई मिलके ना इस रिजर्वायर को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफेंडेंट था उसकी भी कंसेंट थी, जो प्लेंटिव था उसकी भी कंसेंट थी, दोनों ने मिलजुल कर ये काम किया था। और जब नुकसान हो गया तो कहता ना मेरा तो नुकसान हो गया, भरपाई कर। तो यहाँ पर कोई उसको भरपाई नहीं मिलेगी क्योंकि सामने वाले पर्सन ने आपको कंसेंट दिया था पहले। सो वेयर द प्लेंटिव हैज़ कंसेंटेड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डेंजरस थिंग,
अगर उस डेंजरस थिंग के आ जाने से आपको कोई नुकसान नहीं था, आपने पहले अपना कंसेंट दिया था सामने वाले को, तो बाद में आप वहाँ पर क्लेम अराइज नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी को कंसेंट दो तो सोच समझ के दो, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी में क्या बोलता है, इफ द हार्म हैज बीन कोज्ड ड्यू टू द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर। कई बार क्या होता है ना, उसने रिजर्वायर बनाया, ठीक है, मान लो निकिता ने रिजर्वायर बनाया था और निकिता और महक इन दोनों का आपस में सेटलमेंट था। निकिता के रिजर्वायर का पानी लीक होकर महक के घर में घुस गया, नुकसान किसका हुआ, महक का, लेकिन महक ने आपको कंसेंट दी हुई थी, ठीक है जी, आप लायबल नहीं हो। मान लो महक ने कंसेंट नहीं दी थी, अब आपके यहाँ से पानी लीक होकर इनके यहाँ पर घुस गया, पर वो घुसा कैसे, ये जो बिंदिया है ना, इसको बड़ी जलन मच रही थी, कहती मेरे को तो पानी यूज़ करने को मिलता नहीं है, 30-30 हज़ार लीटर पानी लेकर बैठी है। इसने क्या किया, रात को जाके ना तुम्हारे रिजर्वायर में खड्डे कर दिए खूब सारे, यानी कि वहाँ से उसको तोड़ने का कुछ प्रोग्राम बना दिया या फिर वहाँ पे कुछ बम डाल दिया जिससे वो फट गया, और उस फटने की वजह से वो सारा पानी इधर लीक हुआ। तो ये जो गलती हुई है ये किसकी वजह से हुई बिंदिया है? की वजह से। बिंदिया की वजह से, किसी थर्ड पार्टी ने, किसी स्ट्रेंजर ने जानबूझकर ये नुकसान करवाया है। तो यहाँ पर आपको राहत मिल सकती है। आपके प्लेस वाले केसेस के लिए यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए आपको यहाँ पर लाइबल नहीं किया जाएगा अगर ये प्रूफ कर दो आप कि ये रिजर्वायर सही बना हुआ था, किसी थर्ड पार्टी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो हुआ। ये प्रूफ किसको करना पड़ेगा? निकिता को, यानी कि डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि प्लेंटिफ का जो नुकसान हुआ है वो मेरी वजह से नहीं हुआ, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। और थर्ड पार्टी भी कैसी? जो चलती थी। थर्ड पार्टी भी ऐसी जो मुझसे लिंक नहीं थी, यानी कि जो मेरा एजेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे थर्ड पार्टी यानी किसी स्ट्रेंजर ने आकर ये नुकसान किया है जो हमारी पार्टी का कोई भी हिस्सा नहीं है। इफ द harm has been caused due to the act of the stranger who is neither defendant service nor agent of the defendant has only control of him। अगर ये बोल दो, मान लो निकिता खुद ही कहती है, मान लो निकिता और आशा आपस में बहुत अच्छे दोस्त है, निकिता आशा को बोलती है तो एक काम करियो, रात को आइए और मेरा रिजर्वायर तोड़ के चली जाइए, मैं चाहती हूँ महक का नुकसान। ऐसी अगर इसने इसके साथ साजिश की हुई थी, अब नुकसान किसका? इसका। अब निकिता पनिशेबल है कि नहीं है? Yes, ma'am. बिल्कुल। डिफेंडेंट पनिशेबल होगा अगर वो खुद जानबूझकर या तो खुद से या फिर अपने एजेंट से गलती करवाता है। अगर उसका कोई हाथ नहीं था इस चीज में, फिर भी तीसरे पार्टी ने आके, यानी कि बिंदिया जो थर्ड पार्टी है, उसने आके अगर ये लॉस किया हो तो बिंदिया थर्ड पार्टी लायबल है अगर प्रूफ हो जाए तो। So the overflow from the defendant's reservoir was caused by the blocking of drain by a stranger. The defendant wasn't held liable, but if the act of the stranger or it can be foreseen by the defendant and the damage can be prevented, the defendant must by due care prevent the damage. Failure on his part to avoid such damage will make him liable. कई बार ऐसा होता है ना, बचपन में किया है, जैसे कई बार पानी इकट्ठा करने के लिए छत पर वो सारे के सारे जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होते थे उसको ब्लॉक कर दिया कि हम देखते हैं स्विमिंग पूल बनता है या नहीं बनता। ऐसे ही अगर मान लो वहाँ पर जो रिजर्वायर बनाया था उसमें प्रॉपर मूवमेंट के लिए इन्होंने स्पेस बनवाया होगा और ये ड्रेनेज वगैरह सब रोक देती है, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा। तो ये जो ड्रेनेज इसने ब्लॉक किया, ये किस लिए किया? ताकि वो फट जाए। ताकि वो फट जाए। पानी मूव करे ही ना, पानी मूव नहीं करेगा वो फट जाएगा, सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसे ड्रेनेज ब्लॉक करने के बाद भी किसी का नुकसान किया है तो वो नुकसान किसका? सामने वाले का। अच्छा, नुकसान तो आपका ही है, पनिशेबल वो होगी। नुकसान तो प्लेंटिफ का ही होगा, लेकिन इस केस में पनिशेबल भी होगा कौन बंदा? स्ट्रेंजर पनिशेबल होगा, वो थर्ड पार्टी पनिशेबल होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोलती है, हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कभी भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नहीं बांध सकते। जो बिजली बनाता है या फिर जो आपको पानी देता है वो स्टैच्यूज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और गवर्नमेंट अथॉरिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर कवर नहीं होती। अगर वो कवर हो जाएंगे तो काम कौन करेगा? कोई काम नहीं करेगा फिर। आगे क्या बोलता है, एक्ट ऑफ गॉड। अगर आपने कोई भी काम ऐसा किया, आपने कुछ नहीं किया, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपका नुकसान हुआ है तो कोई बंदा लायबल नहीं है। मान लो इन्होंने 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई थी या 10 मंजिला बिल्डिंग बना ली, अब इनकी बिल्डिंग की वजह से आपका नुकसान नहीं हुआ, इनकी बिल्डिंग अपने आप से नहीं गिरी, भूकंप आया था तब गिरी है। तो क्या बिल्डिंग की वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ या भूकंप की वजह से सामने वाले? भूकंप की वजह से सामने वाले का नुकसान हुआ। तो उस भूकंप में जो नुकसान हुआ, क्या उसके लिए डिफेंडेंट को लायबल घोषित किया जाएगा? नहीं, कोई केस ही नहीं बनता। एक्ट ऑफ गॉड पे तो वैसे ही केस नहीं बनता, ओ माय गॉड में बन सकता है बस। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। अब क्या हुआ था, यहाँ पर महक गई थी ना, महक जानबूझ के खुद गलती करके आई है, कहती मैं ही देखती हूँ क्या बनाया इसने, और खुद से इससे गलती हो गई और इसकी गलती की वजह से वो नुकसान हुआ था, वो रिजर्वायर फटा था। तो यहाँ पर लायबल कौन? मैं। कोई लायबल नहीं है। क्यों? मैं भी। तुम तो हो, तुम्हारा तो नुकसान हो ही चुका ना।
So damage by escape due to the plaintiff's own default was considered to be good defense in the Reliance versus Fletcher itself. Also, if the plaintiff suffers damage by his own intrusion onto the defendant's property, he cannot complain for the damage. So आप complain कर ही नहीं पाओगे, सबसे बड़ा नुकसान आप ही का है। हाँ वो तो ये डिफेंडेंट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। रूल किसका चल रहा है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में बोलते हैं डिफेंडेंट 100% लाइबल है, लेकिन कुछ बेचारे को एक्सेप्शन दे दी, 6 एक्सेप्शंस दे दी। क्या क्या एक्सेप्शन दी, रिपीट करें एक बार। और अगर मैम ये प्रूफ कर पाएगी तभी मैं लायबल होंगी ना, वरना तो फिर यही होगी। और मैं वो करने नहीं दूंगी। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ तो है ही। सबसे पहले क्या बोलता है? डैमेज ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड। आपने नेचुरल तरीके से अपनी लैंड का यूज किया तो क्या आप लायबल हो? नहीं आप लायबल नहीं हो। कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, आप जो भी काम कर रहे थे आपने उसके अंदर प्लेंटिफ की कंसेंट पहले से ली हुई थी, नुकसान होने से पहले ली हुई थी, तो क्या आप लायबल हो? नहीं है। आप बिल्कुल लायबल नहीं हो। किसी थर्ड पार्टी ने आके नुकसान किया है स्ट्रेंजर लायबल होगा। तो वो स्ट्रेंजर लायबल होगा, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, नहीं है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज लायबल नहीं होती, उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है इस लायबिलिटी से। एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी से नुकसान हुआ है, नहीं, भगवान जी को थोड़ी नहीं। भगवान जी को थोड़ी जेल में डालोगे। ठीक है जी। आगे है एस्केप ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन डिफॉल्ट। हमारा प्लेंटिफ ही ऐसा निकम्मा था, उसने खुद ही गलती की थी और खुद ही नुकसान खा के बैठा है, तो क्या उस केस उस सिचुएशन में केस फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो आगे क्या बोलते हैं? एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रूल इन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर इन केस ऑफ एंटरप्राइज एंगेज्ड इन अ हैजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस इंडस्ट्री। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जो कि हजार्डियस नेचर की है, जैसे मैंने भोपाल गैस वाला बताया था, पेट्रोलियम वाला बताया था, तो क्या वहाँ पर ये रूल लगना चाहिए? कौन सा? रिलायंस वर्सेस फ्लेचर वाला नहीं, क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। लगेगा, लगेगा। अगर आपने कोई ऐसा चीज़, आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसका नेचर ही क्या है, जिसका नेचर ही खतरनाक है, क्यों भाई नॉर्मल कर लो, लाइबिलिटी से बचना चाहते हो तो जिसका नेचर ही खतरनाक है, उस केस में आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बनेगी, भले ही काम आपके वर्कर से हुआ हो। नहीं खोलते हैं, फिर वहाँ पर वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस होते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि गलती होगी ही होगी, ये तो बाई चांस का केस है। अगर गलती हो गई तो उस समय, अब जब आप ऐसे काम करते हो हजार्डियस नेचर के, तो वहाँ पर आप एम्प्लॉयज़ भी ऐसे रखते हो जो कि ज़्यादा सतर्क रहते हैं। अब देखो उनको भी तो नुकसान है ना, एम्प्लॉयज़ को। अगर कुछ भी लीक हुआ तो उनकी भी तो जान जाएगी। तो यहाँ पर काम जो भी होगा अगर आप, वो नेग्लिजेंस की वजह से होगा। तो नेग्लिजेंस भी अगर किसी ने किया है तो आपकी 100% लायबिलिटी वहाँ पर क्रिएट होगी। ठीक है, आगे आ जाओ। विकारियस लायबिलिटी के अंदर, विकारियस लायबिलिटी क्या होता है? किसी ने किया और किसी को भुगतना पड़ेगा। नहीं, एजेंट और मतलब सही है, किसी की गलती किसी का पछतावा, तो गलती कोई और करे और भुगतना सिर्फ आपको ही पड़ेगा। ऐसा केस हो सकता है, किसी और की गलती के लिए आप लायबल हो, इतने शरीफ हो आप? हो सकते हैं शरीफ। कब कब शरीफ हो सकते हो? जब आपने ही सामने वाले को काम करने के लिए बोला था। जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, देखो टेबल सी बनी होगी, एक चार्ट सा बना है, टेबल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मास्टर सर्वेंट, प्रिंसिपल एजेंट और पार्टनर इंटरसी या फिर पार्टनरशिप। ठीक है जी। इसके अंदर क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर कोई आपका एम्प्लॉयर है और आप उसके एम्प्लॉय हो, तो क्या एम्प्लॉय वही काम करता है जो एम्प्लॉयर बोलता है? हाँ, पक्का। कभी कभी हो जाता होगा गलती, बाकी जनरली वही है। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय से करवाना चाहता है वही काम एम्प्लॉय करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का पूरा कंट्रोल होता है एम्प्लॉय के ऊपर। तो बेचारे एम्प्लॉय ने जो भी काम किया उसको नहीं फंसा जाएगा, उसकी कंपनी को फंसाया जाएगा, यानी कि उसके एम्प्लॉयर को फंसाया जाएगा। अगर एम्प्लॉय की किसी गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर बाद में एम्प्लॉय की सैलरी काट ले कि तेरी वजह से मुझे नुकसान हुआ। हाँ, करते वो तो हैं। उनकी आपस की बात है, हमें क्या लेना देना। करते ही हैं वैसे। होगा, लेकिन वो तो उनकी आपस की बात है, हमें क्या लेना देना। हम उस चीज़ पे नहीं सोचेंगे। हमें क्या देखना है कि अगर एम्प्लॉय से कोई गलती हुई तो उसका खामियाजा कौन भरेगा? एम्प्लॉयर। ऐसे आप घर में मेड रखते हो, सर्वेंट रखते हो, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो सामने वाले लड़ने किससे आएंगे? मेड से या आपसे? आपसे लड़ने आएंगे। तो यानी कि सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप है, तो भी कौन होगा? मास्टर। चलो जी। प्रिंसिपल एजेंट है, मैंने आपको एजेंसी दे दी, आपसे बोला कि ये सामान बेचा मेरे लिए, और आपने जो सामान दिया सामने वाले को उससे लॉस हो गया, तो कौन लायबल? प्रिंसिपल लायबल है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। क्या पार्टनरशिप में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है? पढ़ा था +1 +2 में। क्या होता है पार्टनरशिप? अच्छा, यहाँ पे भी पढ़ लिया क्या अंकुर सर के साथ? अंकुर सर ने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर? डेफिनेशन। दो लोग मिलकर फॉर्म बनाते हैं।
दो लोग मिलकर फर्म बनाते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं, अपनी मर्जी से कंपनी वगैरह बनाते हैं, काम करते हैं प्रॉफिट के लिए और काम हम करते हैं ऐसे- प्रॉफिट के लिए। और नहीं, सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन नहीं है, कोई है सेटिस्फैक्ट्री डेफिनेशन देने वाला? +2 वाली डेफिनेशन भी बिल्कुल फिट बैठेगी अगर किसी को +2 वाली याद है तो। ये एनीवन? अरे तुम +2 में पढ़ चुके हो, तुम सीसीटी में दोबारा पढ़ चुके हो, तो आप काम थोड़े दिन पहले ही पढ़ी होगी तुमने, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ पार्टनरशिप पढ़े। याद आ जाएगी एक बार बस, पता नहीं है ना जैसे। चलो, पहली लाइन तुमने सही बोली थी, यानी कि क्या है, when 2 or more person, 2 or more person होने चाहिए। और एक तो पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। और म्यूचुअल एजेंसी, यही तो सुनना चाह रही थी मैं कब से। म्यूचुअल एजेंसी होती है। अच्छा, एक और इसका एलिमेंट रह गया, वो बता ही दो। 2 और मोर पर्सन है, उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, एक और रह गया, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, अभी भी एक रह गया, प्रॉफिट लॉस कब आएगा? काम कैसा करोगे? चैरिटी करोगे, डोनेशन करोगे, बिजनेस करोगे? Business। बिजनेस कैसा? लीगल, इलीगल? लीगल, इलीगल भी करते हैं मैम। करते तो हैं, क्या उसको पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कम नहीं। करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है जी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, कैसा एग्रीमेंट करते हैं? किसी लीगल बिजनेस को करने का एग्रीमेंट करते हैं और बोलते हैं हाँ आपस में अपना प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो उस चीज़ को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। वहाँ पर एक मेजर फैक्टर होता है, एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर ऑल ऑफ देम वर्किंग, या तो सारे काम कर लें या फिर एक बंदा सबके बिहाफ पर काम कर सकता है। यानी कि अगर 4 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ए कोई काम करता है, मिस्टर ए, क्या बी भी लायबल होगा उस काम के लिए? सी भी लायबल होगा, डी भी लायबल होगा। अगर चारों ने मिलकर काम किया है, ए बी सी डी, तो क्या हर एक मतलब जो कंबाइंड काम है उसके लिए वो इंडिविजुअली भी लायबल होगी? क्या ए बी सी डी के काम के लिए ए लायबल है? क्या ए बी सी डी के काम के लिए बी, सी? सारे एक दूसरे के काम के लिए सारे एक liable दूसरे के हैं। काम के लिए लायबल होते हैं। यानी कि अगर एक बंदे ने काम किया, मान लो पार्टनर ए ने काम किया, तो क्या पार्टनर बी सी डी लायबल है? तो क्या ये विकारियस लायबिलिटी में आ जाएगा? भले ही बी सी डी ने कोई काम नहीं किया, ए के काम की वजह से वो सारे लायबल हो सारे लायबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इस चीज़ को बोला जाता है विकारियस लायबिलिटी। सो विकारियस का मतलब ही क्या है? दूसरे के काम के लिए पनिशमेंट। पनिशमेंट। ठीक है जी, चलो जी, फर्स्ट पॉइंट आ जाओ, प्रिंसिपल एंड एजेंट क्या बोलता है? क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। ये जो तुम्हारे मैगजीम है ना, यानी कि जो फ्रेजेस हैं फॉरेन लैंग्वेज के, ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू आएगा, ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट तो नहीं पूछेगा तुमसे, ये चीज़ें पूछेगा। तो क्विट फेसिट पर एलियम फेसिट पर से क्या बोलता है? ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ, यानी कि जिसने दूसरे का फेस यूज़ करके, दूसरे पर्सन को यूज़ करके काम किया है, ऐसा माना जाएगा कि उसने खुद ने ही काम किया है, भले ही काम करने वाले हाथ किसी और के। वो बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है ऐसी कोई लाइन है, हाँ करते हो तुम कन्हैया पर मेरा नाम हो रहा है। तो यहाँ पे करेगा तो कोई नाम किसी और का ही होगा, ठीक है? करने वाला चाहे कोई भी हो, नाम किसका होगा? आपका होगा। सो दैट द एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। जो एजेंट का एक्ट है वो क्या माना जाएगा? प्रिंसिपल का एक्ट है। So when an agent commits a tort in the ordinary course of his duty as an agent, the principal is liable for the same. अगर आपके एजेंट ने किसी के साथ कोई गलत काम कर दिया, झूठ बोलकर उसे कोई प्रोडक्ट बेच दिया, या फिर कोई भी धोखाधड़ी उसके साथ की है, तो उसके लिए कौन लायबल है? आपका प्रिंसिपल लायबल है। तो प्रिंसिपल लायबल होगा, प्रिंसिपल के ऊपर केस कर दो। ठीक है जी, आगे चलो, इसे पढ़ लेना लाइन टू लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप। मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप में क्या बोलता है कि जब तक वो अपनी ड्यूटी के अंदर है, यानी कि जब तक सर्वेंट अपनी ड्यूटी के अंदर है, अपनी ड्यूटी कोर्स के अंदर अगर उससे कोई गलती हुई है तो वो लायबल होगा। कौन? सर्वेंट या मास्टर? मास्टर। सो मास्टर का कब लायबल होगा अपने सर्वेंट के काम के लिए? अगर सर्वेंट ने अपने ड्यूटी के टाइम पर गलती की है, तो ड्यूटी से बाहर चला गया तो वो आपके मास्टर के कंट्रोल से बाहर चला गया, उसके टाइम पे जो गलती की है उस चीज़ के लिए वो पर्सनली लायबल है। नीचे अरुण सर के पास।
So the master is liable for the tort committed by his servant while acting in the course of his employment. The servant of course is also liable. Their liability is joint and the several. क्या बोलता है कि मास्टर लायबल होता है किस चीज़ के लिए? अपने सर्वेंट के किए हुए काम के लिए, while acting in the course of his employment. जब तक मैं एम्प्लॉय हूँ और मेरी की हुई गलती के लिए मेरा मास्टर लाइबल, लायबल है. एक बार मैं अपने एम्प्लॉयमेंट से बाहर आ गया तो मैं लाइबल हूँ. मैं लायबल नहीं हूँ. खुद की गलती नहीं है। क्या होता है, मान लीजिए आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं, जब तक आपके वर्किंग आवर्स चल रहे हैं तब तक आप अपने मास्टर के कहने पे काम करते हो. बियॉन्ड वर्किंग आवर्स तब अपनी मनमर्जी से काम करते हो. हाँ, तो तब फिर आपके तो ऊपर खुद कोई ही डंडा liable है, हो. तब तो आप खुद ही लायबल हो. तो तो पर्सनली लायबल होगा. और जब तक वो जॉब के अंदर है तब तक वो मास्टर लाइबल. मास्टर लायबल. यानी कि ये ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी हो गया. हाँ, ऑन on ड्यूटी हो duty तो master, मास्टर लायबल, off ऑफ duty ड्यूटी servant. सर्वेंट. In such cases, liability of person is independent of his own wrongful intention or negligence. Liability is joint as well as service. तो मास्टर और सर्वेंट के अंदर आपकी लाइबिलिटी जॉइंट भी हो सकती है और आपकी लाइबिलिटी अपनी खुद की भी हो सकती है. In case of vicarious liability, the liability arises because of the relationship between the principal and the wrongdoer. But in case of absolute or strict liability, the liability arises out of the wrong itself. तो यहाँ पर दो केस लगेंगे. एक तो विकारियस लगेगा जब आप ऑन ड्यूटी हो, स्ट्रिक्ट लगेगा जब आप Off ऑफ duty हो. ड्यूटी हो. ठीक है. So a master is liable only for the acts which have committed by the servant, but also for the acts done by him which are not specifically authorized in the course of his employment. यानी कि अगर सर्वेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो उसको सौंपा गया था और उसमें उसने गलती कर दी तो कौन लायबल? मास्टर. लेकिन सर्वेंट अपनी मन मर्जी से काम करता है. जो भी उसका कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उससे तो बाहर ही जाके काम करता है. उसको बोला गया कि तुझे ये काम नहीं करना, फिर भी वो काम करता है, तो वहाँ पर उसको पर्सनली लायबल घोषित किया जा सकता है. क्योंकि आप अपनी मन मर्जी से काम कर रहे हो, आपसे कोई करवा नहीं रहा, आप अपने एम्प्लॉयर के कंट्रोल से बाहर जाकर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका मास्टर लायबल नहीं होगा. सोचो, वरना तो एम्प्लॉय रखना ही खतरनाक हो जाएगा. क्या पता एम्प्लॉय क्या कर जाए. तो अगर ऑन ड्यूटी कोई गलती हुई है, ड्यूटी के कारण कोई गलती हुई है तो लायबल हो, और ड्यूटी के कारण गलती नहीं हुई तो नहीं है. जैसे कि इसके अंदर एक आएगा विकारियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. अगर जो मतलब अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट में जितनी उनकी ड्यूटी बनती है उस चीज़ के लिए लाइबल होंगे. से एक एग्जांपल भी होगा, अगर इसमें पता नहीं है या नहीं है. एक एग्जांपल है आपका राजस्थान केस का. तो वहाँ पर वहाँ के गवर्नर का एक ड्राइवर था. ठीक है जी. वहाँ के गवर्नर का ड्राइवर क्या करता था? उसकी मेन ड्यूटी क्या है? ड्राइविंग करना गाड़ी की. अगर गाड़ी में पीछे गवर्नर बैठा है और वो हार्श ड्राइविंग कर रहा है तो वहाँ पर जो लाइबिलिटी बनती है वो ड्राइवर की नहीं बनती, वो गवर्नर की बनती है. गवर्नर के ऊपर केस फाइल होगा, उस बंदे के ऊपर केस फाइल होगा जो पीछे बैठा है, यानी कि एज ए गेस्ट बन के बैठा है, उस बंदे पर केस फाइल होगा. मान लो ड्यूटी खत्म हो गया, अब बना उसने उस गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया, या फिर उस गाड़ी में उसने बॉम्ब लगा रखा है, उसको वहीं कहीं पार्क करके चला गया. अब गलती किसकी है? गवर्नर की है या उस ड्राइवर की है? ड्राइवर की है. क्योंकि क्या वो उसकी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था? नहीं था. उसकी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट क्या था? सिर्फ ड्राइविंग करना. तो ड्राइविंग की वजह से जो गलती हुई होगी उसके लिए तो गवर्नर लायबल है. अगर उसने ड्राइविंग के अलावा एक्स्ट्रा कोई काम किया है उसके लिए क्या गवर्नर लायबल होगा? नहीं होगा. भले ही उसने ऑन ड्यूटी काम किया हो, वो सेल्फ अपने खुद ही लायबल होगा, वरना तो बहुत ही सारा पंगा हो जाता है ना. समझ आया नहीं? हाँ हाँ आ गया. शक्लें ऐसे ना बनाया करो फिर. So the basis of the rule has been variously stated on the maximum respondent superior or on the maximum acute phase per allium fact per se. यानी कि he who does an act through another is deemed to do itself. और दूसरा क्या बोलता है? let the principal be liable. यहाँ principal liable होगा अगर काम employment की वजह से हुआ है. So the master is liable even though the servant acted against the express instruction for the benefit of his master so long as the servant acted in the course of employment. कई बार क्या होता है, मान लो आपके सर्वेंट ने सिग्नल तोड़ दिया, वो कार वाले एग्जांपल ले लो, लेकिन बेनिफिट किसका हो रहा है? मास्टर का हो रहा है. मास्टर से रोक भी नहीं रहा, तो मास्टर बोलेगा मैंने तो इसे इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कि तो सिग्नल तोड़. तो क्या यहाँ पर गलती मास्टर की है या सर्वेंट की? किसकी है? मास्टर की है. कहता है कि अगर आपके भले के लिए काम कर रहा है सर्वेंट, और सर्वेंट आपकी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, तो या तो आप खुद ही पनिशमेंट दे दो सामने वाले को. हम तो यही मानेंगे कि आपने करवाया होगा, क्योंकि इसमें भला किसका हो रहा है? आपका हो रहा है. हम कैसे मान ले कि आपने नहीं करवाया होगा? आप तो कुछ भी बोलोगे लाइबिलिटी से बचने के लिए. तो अगर मास्टर के भले के लिए कोई काम हो रहा है और वो मास्टर बोलते हैं कि मैंने उसको नहीं कहा ये काम करने के लिए, तो भी मास्टर लायबल होगा. कोई आपके भले के लिए काम क्यों करेगा? आप बोलोगे सामने वाले को. ठीक है जी. ये 2 पॉइंट करवाए हैं मैंने, प्रिंसिपल एंड एजेंट और
मास्टर एंड सर्वेंट्स। क्लियर है? यस मैम। कोई डिफिकल्टीज के अंदर? No, ऑन ma'am. ड्यूटी ऑफ ड्यूटी वाले के अंदर? ऑन ड्यूटी कौन सा लाइबल होगा एक्ट, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है या बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट आता है? अंदर। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, यानी कि अगर एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द एम्प्लॉयमेंट इंस्ट्रक्शन है तो एनी एक्ट अल्ट्रा वायरस टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फिर वो एम्प्लॉयर। अल्ट्रा वायरस का मतलब समझते हो? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। भाई आपको कहा तो गया था इतना काम करो और कर दिया आपने बहुत ज़्यादा, तो आप अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर अपने अधिकार से, जुरिस्डिक्शन का मतलब अपने अधिकार जो आपको दिए गए हैं, अपने अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे हो तो कौन लायबल? Employer. एम्प्लॉय इटसेल्फ लायबल होगा, सर्वेंट इटसेल्फ लायबल होगा। ये मैंने लाइन इसीलिए बोली थी कि अगर पेपर में आ जाए तो तुमसे ऐसा ना लगे तो एलियन सी लाइन है, कभी करवाई नहीं गई। तुम टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर पढ़ नहीं रहे अच्छे से। कम्युनिकेशन का लास्ट चैप्टर, हाँ हाँ समझ गई। वहाँ पर है ये सब चीज़ें, अल्ट्रा वायरस जैसी चीज़ें। और ये तो मैंने भी करवाया था तुम्हें इंग्लिश ग्रामर के सेकंड चैप्टर में, लेटिन वर्ड्स फॉरेन वर्ड्स आए थे जो। सारा स्टार्टिंग से पूछा पढ़ा। था अल्ट्रा वायरस, क्वेश्चन ऐसा पूछा था अल्ट्रा वायरस है ये सारे वर्ड्स हैं उसमें, और ये वर्ड्स तुम्हें आज नहीं, तुम्हें ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। एक बार दोबारा देखनी पड़ेगी मैम ये वीडियो। कुछ और उसमें ना देखो सेकंड चैप्टर में, लेकिन जो फॉरेन वर्ड्स है ना वो तो पक्का ही देखो। ईडियम्स वगैरह मैंने तुम्हें कहा था कि एक बार रीडिंग लेके कि तुम छोड़ सकते हो, जितना आएगा ठीक है, लेकिन जो फॉरेन वर्ड्स हैं वो तुम्हारे आज भी काम आएंगे, तुम्हारे एग्जीक्यूटिव में भी काम आएंगे, तुम्हारे प्रोफेशनल में भी काम आएंगे, और ज़िंदगी में आगे काम आते ही रहेंगे। उसकी तो अच्छी नोटबुक बना के अपनी फ्रेम करा के रख लेना, ठीक है? चलो आगे करते हैं, एम्प्लॉयर एंड द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ पर कौन लायबल होगा? एक तो एम्प्लॉयर है जिसने काम किया है किसके लिए? अपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाया है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं, एक जगह एम्प्लॉयर लायबल होगा और एक जगह एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। It is remembered that when an employer is vicarious liable for the tort of his servants committed in the course of their employment, but it's not liable for the tort of those who are his independent contractor। कई बार क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट पे पूरे सामने वाले को काम दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, जिसके अंदर हम अपनी कोई लायबिलिटी नहीं लेते। हम बोल देते हैं कि सारा का सारा काम तेरा ही है, इंडिपेंडेंटली काम करना है, कैसे काम होगा, क्या काम होगा तेरी मर्जी, बस क्या काम करना है वो मैं बताऊँगा। भाई यहाँ पर तुझे घर बनाना है, कैसे बनेगा, क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना, सब तेरी मर्जी है, तो अपने हिसाब से काम कर। तो वहाँ पर आप जो ठेका देते हो वो कैसा है? इंडिपेंडेंट है। अगर आपने सामने वाले को इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसके बाद गलती हुई तो यहाँ लायबल कौन होना चाहिए? सामने वाला। एक तरह से देखा जाए तो हम तो अपना काम करके हट गए सामने। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन होगा? वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर होगा और उसके नीचे वाले बंदे जो हैं वो सर्वेंट होंगे। तो सिचुएशन बदल जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, मान लो जी महक है, महक को कोई आलीशान घर बनवाना है लेकिन ये सिरदर्दी नहीं लेना चाहती, तो इसने किसको, पीयूष कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, पीयूष मान लो इंजीनियर है, बढ़िया अच्छा घर बनाता है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन करता है, तो पीयूष हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। मैं को बोलते हैं भाई मैं कोई सिरदर्दी नहीं लूँगी, तो बस मुझसे पैसे ले जाओ, क्या काम करना है, कैसे करना है, सब सिरदर्दी तेरी, बस मैं ये बता दूँ कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा ये बना दे, ठीक है जी। सो अब ये पीयूष क्या है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। अब ये खुद तो जाएगा नहीं चिनाई करने, इसने क्या किया, नीचे अपने बंदे भेज दिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है, एक्चुअल में एम्प्लॉयर कौन है? यही रहेगा काम करने के लिए। तो ये तो अलग से वो होगी, क्लाइंट होगी इनकी, ठीक है, क्लाइंट का केस हट गया। अब काम करने वाला कौन है? पीयूष। पीयूष अपने नीचे कितने भी बंदे रख सकता है, वो पीयूष की मर्जी है। तो यहाँ पर अगर गलती हुई तो किसकी लायबिलिटी होनी चाहिए? पीयूष की। तो अगर इस टाइप का रिलेशन है, आप इंडिपेंडेंटली कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए लायबल कौन होगा? वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब केस ऐसा हो सकता है, महक ने कॉन्ट्रैक्ट दे तो दिया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को, पर इसके ना बीच बीच में आग लगती रहती है, चुल मचती रहती है, इसको कहती है ना मैं देख के आती हूँ काम कैसे हो रहा है, अरे अरे ऐसे नहीं करो, इसको टेढ़ा कर दो ना, टेढ़ा होकर सही होगा। मतलब ये अपनी इंस्ट्रक्शंस घुसा कर आती है, उसको फ्रीली काम नहीं करने दे रही है, उसके काम में बीच में दखल देती है और उस काम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवा के आती है। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है, पीयूष है कि महक है? महक है, क्योंकि ये जानबूझ के उसके फट्टे में टांग अड़ा के आ रही है, मतलब काम वो कर रहा है पर उसको काम इंडिपेंडेंटली करने नहीं दे रही। तो यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो जब भी कोई गलती होगी तो कौन लायबल होगा? आपके ऊपर आएगा। कहते मैडम हम तो सही बना रहे थे, आप ही आए थे बीच में, ऐसे कर दो, कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि इंडिपेंडेंटली सच में काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर काम इंडिपेंडेंटली है तो कॉन्ट्रैक्टर लायबल है,
अगर इंडिपेंडेंटली नहीं है तो मैं ठीक है। सो डी पॉइंट में आ जाओ। डी पॉइंट में लिखा हुआ है महक वाला केस, द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल मेयरली बिकॉज एन इंडिपेंडेंट कमिट टोड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। द एम्प्लॉयर इज लाइबल ओनली इफ ही हिमसेल्फ इज डीम्ड टू हैव कमिटेड अ टोड। अगर उसने खुद ने गलती की है, खुद बार बार जाके बोल दिया ऐसे नहीं वैसे काम करो, खुद की वजह से गलत हुआ है काम, तो कौन लाइबल होगा? वो एम्प्लॉयर खुद लाइबल होगा। तो यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयर ने सारा काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है तो लाइबल कौन? कॉन्ट्रैक्टर। अगर कॉन्ट्रैक्टर से गलत काम करवाया जा रहा है तो लाइबल कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है जी। सो दिस में हैपन इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कैसे कैसे काम हो सकता है? व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइज हिम टू कमिट अ टोड। ये बोलते कि तो कोई बात नहीं, कर देगा, देखी जाएगी जो भी होगा। तो अब एम्प्लॉयर ने इसको ऑथराइज किया है। व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइज द कॉन्ट्रैक्टर टू डू अ क्राइम या फिर टू डू अ टोड, तो लाइबल कौन? एम्प्लॉयर। आपकी गलती की वजह से गलती हुई है, आपके कहने पर गलती हुई है। इन टोर्ट्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है तो भी आपकी लाइबिलिटी है। एंड नेग्लिजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट, वो नेग्लिजेंस कर रहा है लेकिन करवाने वाले आप बार बार उसको डिस्टर्ब करते हो, तो वहाँ पर जो नेग्लिजेंस होगी वो किसकी वजह से होगी? एम्प्लॉयर की वजह से, एम्प्लॉयर की वजह से। यानी कि अगर आप बीच में इन्वॉल्व हो तो कौन लाइबल है? एम्प्लॉयर। और आप इन्वॉल्व नहीं हो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है इतना? यस मैम। चलो आगे बोलते हैं, वेयर एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कहाँ नहीं होगा? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने सारा काम सही से किया है और उसकी कोई गलती नहीं नहीं है। है। नहीं है, उसकी है, मेरी नहीं है। जहाँ पर एम्प्लॉयर की कोई गलती नहीं है, सारा का सारा काम किसके पास दिया हुआ था? Contractor। इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्टर के पास दिया हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर ने ढंग से काम नहीं किया, तो वहाँ पर किसकी गलती है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। यानी कि जहाँ पर एम्प्लॉयर नेग्लिजेंट नहीं है वहाँ पर गलती किसकी मानी जाएगी? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। एन एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल फॉर द टोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैज टेकन केयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जैसे कि इन फिलिप्स वर्सेस ब्रेन हाइजेनिक लॉन्ड्री, द ओनर ऑफ लॉरी वाज नॉट हेल्ड लाइबल व्हेन अ थर्ड पार्टीज व्हीकल वाज डैमेज्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नेग्लिजेंस रिपेयर ऑफ हिज लॉरी बाय द गैराज प्रोप्राइटर। क्या बोलता है? आपने अपने ट्रक का रिपेयरमेंट कराया था, ठीक है, आपके हिसाब से तो सही हुआ था ना, आपने बढ़िया बंदे को दिखाया, कहते हैं चलो ठीक कर। अब उस बंदे ने ट्रक गलत खराब ठीक किया है, तो गलती किसकी है? आपकी, जिसका ट्रक है या जिसने ठीक किया है? जिसने ठीक किया है। जिसने ठीक किया, उसने ब्रेक ही नहीं लगाया उसमें, सामने वाले की गाड़ी ठुक गई। तो जिसने ब्रेक फेल किए हैं या जिसने ब्रेक ठीक नहीं किए वही लाइबल होगा एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पर 3 केस हो गए। पहले केस में तो बता रहा था एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में जनरली कौन लाइबल होगा? एम्प्लॉयर लाइबल होगा। अगर उसने काम इंडिपेंडेंटली दिया हुआ था तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल। और अगर उसने इंडिपेंडेंट काम नहीं दिया हुआ था एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर। और इंडिपेंडेंट की नेग्लिजेंस की वजह से अगर एक्ट हुआ तो इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयर लाइबल। जैसे गाड़ी खराब, आप पूरे सही थे, आपने हर एक का केयर किया था, हर एक चीज़, हर एक फैक्टर पे ध्यान दिया था, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था उसने काम ढंग से नहीं किया। यहाँ पर बात याद रखना, बार बार वर्ड यूज हो रहा है इंडिपेंडेंट, यानी कि जो डिपेंडेंट है, जिसको आप अपने सामने खड़ा करा के काम कराते हो, वहाँ पर गलती आपको मानी जाएगी, ना कि कॉन्ट्रैक्टर की। ठीक है जी। नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट्स। लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट्स में क्या है? सर्वेंट के एक्ट के लिए लाइबल कौन होगा? मास्टर। मास्टर कब लाइबल होगा? जब वो वर्किंग आवर्स में काम कर रहा है। जब वो वर्किंग आवर्स में काम कर रहा है और वो गलत काम कर रहा है तो कौन लाइबल होगा? मास्टर लाइबल होगा। सो एन एक्ट इज डीम्ड टू बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कब माना जाएगा कि आपने अपने कोर्स में ही काम किया है? इफ रॉन्गफुल एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर, जब आपका एम्प्लॉयर ही बोलता है गलती करने के लिए। व्हेन अ रॉन्गफुल और अनऑथराइज्ड मोड ऑफ डूइंग सम एक्ट ऑथराइज्ड बाय द एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयर ने बोला तो ये काम कर ले, कोई बात नहीं, वो तरीका शॉर्टकट है, शॉर्टकट तरीके से कर ले। अगर गलत तरीका ऑथराइज किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा तो भी वो टोर्ट है, और गलत काम ऑथराइज कर दिया गया तो भी वो टोर्ट है। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कोर्स बन गया, मास्टर ने आपको खुद परमिशन दिया कि तू कर लेगा, कोई चक्कर नहीं है, तो अगर आपके काम की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ, किसी की कोई इंजरी हुई, तो कौन लायबल होगा? मास्टर लायबल होगा। ठीक है जी। चलो जी, इतना ही करेंगे आज अपना। जो लास्ट रह गया है वो है विकारियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। इसको करेंगे अपना कल वाले लेक्चर में। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका एक केस और कर लेते हैं ऑथराइज्ड का, मास्टर और सर्वेंट वाले का।
जो फर्स्ट केस है अपना सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड। इसके अंदर केस क्या हुआ था, इसके अंदर केस ये है कि आप एक लॉरी ओनर हो, यानी कि अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो करते हो, तो यार वहाँ पर पेट्रोल भी होता है, सारी चीज़ें होती है, क्या वहाँ पर स्मोकिंग करना इंजीरियस हो सकता है? हो सकता है। सो क्या बोलते थे डायरेक्टर ऑफ अ पेट्रोल लॉरी, आप पेट्रोल इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हो, पेट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो, तो पेट्रोल ट्रांसफर करते टाइम तो आपको मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं करना चाहिए और सामने वाला स्मोक कर रहा है, तो क्या वहाँ आग लग सकती है? लग सकती है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, एक सिगरेट जलाने के लिए मैच स्टिक जलाई, माचिस की तिल्ली जलाई और उस तिल्ली को बिना बुझाए ऐसे फेंक दिया डायरेक्टर के ड्राइवर ने जो चला रहा है। तो इट इज स्टिल अ लाइट ऑन द फ्लोर, अभी भी वो जल रही है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत होता है ना कि पूरी तरह से बुझती नहीं है, वो ऑरेंज सी होते हैं, वो जल रही है और जैसे ही वो पेट्रोल के कांटेक्ट में आएगी तो फट जाएगा या फिर एक्सप्लोजन होगा। तो वहां पर जो एक्सप्लोजन हुआ उसके लिए लायबल को ड्राइवर मास्टर होगा, क्योंकि उसने उस गलत तरीके को ऑथराइज किया। पहले ही पता है आपको वहाँ पर ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, इंस्ट्रक्शन आपको देना चाहिए था। उसके बाद भी अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ों को सह रहे हो, बियर कर रहे हो, तो पूरी की पूरी गलती आपकी है। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है आपको, मैं कोई आपको इंश्योरेंस नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो है नेचुरल आपके साथ कोई एक्सप्लोटेशन नहीं हुआ है, रास्ते की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपने खुद तिल्ली लगाई है, खुद अपना सामान जलाया। जब आप खुद अपना नुकसान करते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। So the House of the Lords held his employer liable for the damage caused, for he did the act in the course of carrying out his task of delivering petrol. It was an unauthorized way of doing what he was employed to do. So उसने गलत तरीके से काम किया, काम तो सही कर रहा था, काम क्या था उसका, पेट्रोल को इधर से ले जाकर दूसरी जगह लेकर जाना, बट जो उसके काम करने के तरीके थे वो अच्छे नहीं थे। बताओ क्या मतलब बनता है पेट्रोल वाले के पास में सिगरेट जलाने का, कोई मतलब नहीं बनता। मान लो कि खड़ा था वो उसके पास, जब तो आगे पीछे हो डायरेक्टर, तब उसने इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। पता है फिर भी कर रहा है। उसको पता है, वो फिर भी मास्टर होगा, तभी तो यहाँ पर आएगा रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तभी तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल आएगा, तभी तो एक्सेप्शन के अंदर कवर नहीं होगा। सामने वाले को पता है, वो भी ऐसी गलती नहीं करेगा। वो कब करेगा, या तो आप खुद ही नेग्लिजेंट हो गए, या आपका एम्प्लॉयर नेग्लिजेंट होगा, या ऐसी गलतियों के लिए आपको कभी टोका नहीं जाता। जब आप किसी को टोकते नहीं हो ना, तो उसकी हिम्मत बढ़ती जाती है, वो गलतियां करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, और एक दिन वो गलती बड़ी जरूर है। पहले ही टोक दो तो गलती होगी नहीं आगे से, या फिर पहले ही अगर आपको इंस्ट्रक्शंस दी होगी, तो कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं होता जिसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाए वो इंस्ट्रक्शंस के बियॉन्ड जाके काम करे। सिमिलरली इन बेली वर्सेस मैनचेस्टर शेफर्ड ऑन द लिंकन चेयर, erroneous thinking that the plaintiff was in the wrong train, a porter of the defendants forcefully removed if the defendants were held liable। क्या बोलता है कि अगर आपको पता चलता है कि मान लो क्या किया इसने, आप एक ट्रेन में चढ़े हो, आप दोनों मान लो जानते नहीं हो, बिंदिया और आप महक को लगता है कि बिंदिया गलत ट्रेन में चढ़ेगी, फोर्सफुली उसको धक्के से बाहर निकाल दिया ट्रेन से, कहती ना तो गलत ट्रेन में चढ़े, निकल यहाँ से। तो यहाँ पर उसको जो लॉस हुआ इसकी वजह से, वो किसकी वजह से हुआ, महक की वजह से हुआ। तो यहाँ पर डिफेंडेंट को लायबल किया जाएगा, भले उसको कुछ ही लगाओ, क्यों सोचा भी तुम्हें ऐसा। तो यहाँ पर लायबल कौन है आपका, डिफेंडेंट लायबल होगा। यहाँ पर भी आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। यहाँ पे आप नहीं बोल सकते यार मेरे को तो गलत फहमी हो गई थी। अगर आपको बिंदिया माफ कर दे तो ठीक है, प्लेंटिफ ही माफ कर दे तो कोई केस ही नहीं बनता। प्लेंटिफ माफ ना करे तो कानून भी आपको माफ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या पढ़ा अभी तक, मास्टर एंड सर्वेंट पढ़ा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पढ़ा है, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर और एक एक पॉइंट का मतलब समझ में आया है? यस मैम, एक एक पॉइंट का मतलब क्लियर है। इसको लाइन टू लाइन पढ़ना वरना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में भी है तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो जी, थैंक यू।